तो कार्यक्रम का समय अब हमारा अब शुरू करने का समय हो गया है और सर्वप्रथम मैं आपको हमारा जो ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी सी सूचना देना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, किस संदर्भ में जो हमारा हम हिंदी मीडियम नाम का जो समूह है ये क्या काम करता है, और उसके बाद में हमारे जो आज के वक्ता हैं उनका संक्षिप्त परिचय दूंगा और फिर उनको आज के कार्यशाला के लिए आमंत्रित करूंगा। मित्रों, हम हिंदी मीडियम जो समूह है हमारा वो फेसबुक के माध्यम से संचालित होता है फिलहाल, और इसका उद्देश्य ये है कि हिंदी माध्यम से आने वाले जो लोग हैं, विशेषकर जो युवक हैं या जो छात्र छात्राएं हैं, वो उनको मन में ये भावना न आए कि हम किसी से कम हैं, हम अंग्रेजी माध्यम के लोगों से कम हैं या अंग्रेजी की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों से कम हैं। एक तो ये भावना हमें समाप्त करनी है, हमें हिंदी माध्यम के प्रति सम्मान और आत्मगौरव की भावना विकसित करनी है, क्योंकि भाषा असल में एक इंटरफेस है। भाषा आपके ज्ञान का पैमाना नहीं है, भाषा अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका है, और असली ज्ञान व्यक्ति के भीतर होता है, वो उसे किसी भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तो यदि व्यक्ति हिंदी माध्यम से आता है तो सिर्फ इस वजह से वो व्यक्ति किसी से कमतर नहीं हो जाता है। एक अन्य भाषा आती है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु ये किसी के ज्ञान और क्षमता और काबिलियत को आंकने का पैमाना नहीं हो सकता कि वो कौन सी भाषा की पृष्ठभूमि से आया है या कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है। एक तो ये संदेश हम देना चाहते हैं। दूसरा संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हम हिंदी के प्रति गौरव की भावना महसूस करते हैं, किंतु वो गौरव की भावना सिर्फ भावनात्मक नहीं होनी चाहिए, वो ठोस आधारों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि कौशल पर आधारित होनी चाहिए। यदि हम हिंदी भाषी लोग सिर्फ ये कहें कि हम तो एक बहुत शानदार भाषा से जुड़े हुए हैं, उस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारी भाषा कमाल की है, तो इतना भर कहने से हम हिंदी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम हिंदी को आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हम नए नए क्षेत्रों में जाएंगे, नए नए कौशल प्राप्त करेंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे, हम स्टार्टअप्स लाएंगे, हम इनोवेशन करेंगे, नवाचार करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, सफल होंगे, तब जाकर हम हिंदी की जो सफलता है उसकी कहानी या उसकी गाथा में अपना योगदान दे पाएंगे। सिर्फ बातों से नहीं होता। तो नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। ये हमारा एक सूत्र वाक्य है मित्रों। और तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर हम हिंदी मीडियम नाम के समूह के जरिए कौशल पर आधारित विविध कार्यक्रम या कार्यशालाएं आयोजित करते हैं जिनका माध्यम हिंदी होता है। तो हम हिंदी मीडियम के अनेक रूप हैं। पहला ये कि हिंदी माध्यम अपने आप में सम्मान का विषय है, ये भावना पैदा करना। दूसरा, कुछ कर दिखाने के लिए लोगों को स्किल करना या कौशल प्रदान करना, एक दूसरे से सीखना सिखाना। और तीसरी हमारी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी माध्यम से लोगों को सिखाना आधुनिकतम चीजें। तो आज की जो हमारी कार्यशाला है उसमें हमने आमंत्रित किया है आदरणीय रंजन कुमार सिंह जी को, और मैं रंजन कुमार सिंह जी को आमंत्रित करने से पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। तो मैं उनको एक बार पिन कर देता हूं ताकि वो हमको सब कुछ दिखाई दें। आप सिंह साहब, आप मौजूद हैं? रंजन कुमार सिंह जी, चलिए, मेरा नमस्कार सबों को। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार रंजन सिंह जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं रंजन कुमार सिंह जी का परिचय आपको देना चाहूंगा, और उससे पहले मैं उनको पिन करता हूं ताकि हम सब उनको देख सकें। मित्रों, रंजन कुमार सिंह जी जो हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा है, बहुमुखी व्यक्तित्व है। और जैसा कि आपने उनके परिचय में देखा होगा कि वो एक लेखक हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म मेकर हैं, और उसके बाद वो एक संस्कृति कर्मी हैं। वो पुरातत्व में विशेष रुचि रखने वाले एक बड़े विशेषज्ञ व्यक्ति हैं। तो बहुत बहुमुखी उनकी प्रतिभा है। उनके पास पत्रकारिता, लेखन, फिल्म मेकिंग आदि का लंबा 3 दशकों से भी ज्यादा लंबा अनुभव उनके पास है। और उन्होंने अपना जो पेशेवर जीवन है उसकी शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के साथ की थी, जहां पर वो लगभग 2 दशक तक रहे, और उसके बाद वो ऑडियो विजुअल मीडिया की तरफ आ गए, यानी कि वीडियो के क्षेत्र में या फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में वो आ गए। और आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो मशहूर फीचर फिल्म है आमिर,
उसके सलाहकार के तौर पर रंजन कुमार सिंह जी की भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जिस फिल्म को बहुत लोगों ने सराहा है और हम सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। एक अलग किस्म की वो फिल्म थी। रंजन कुमार सिंह जी ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्त चित्रों का निर्माण किया है, उन्होंने उनका निर्देशन किया है। बहुत सारे सरकारी और निजी टेलीविजन चैनलों के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, फिल्में बनाई हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था तीसरी विश्व पुरातत्व कांग्रेस में, और जिसमें उन्होंने अपना एक पेपर प्रेजेंट किया था। उसके साथ ही साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो जो है नॉर्वे में, वहां पर कला को पढ़ने के लिए उन्होंने वहां पर जाकर के एक लंबा कार्य किया कला के क्षेत्र में। और भी बहुत सारी चीजें उनकी है, जैसे आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक दुनिया सरहद की नाम से दूरदर्शन पर एक 8 एपिसोड का एक धारावाहिक कार्यक्रम भी बनाया था, जो कि देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम था। और आज चूंकि हम 15 अगस्त के मौके पर खड़े हैं, तो वो कार्यक्रम मेरी स्मृतियों में ताजा हो रहा है। और उनकी एक पुस्तक भी है, सरहद 0 माइल। वे विश्व नाम की एक अमेरिका से प्रकाशित एक पत्रिका है, उसके संस्थापक संपादक भी रहे हैं, और एक अन्य एक संस्था का संचालन करते हैं जिसका नाम है पारिजात। रंजन कुमार सिंह जी और उनका परिवार, आपको उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा सा 2 पंक्तियों में मैं बताना चाहूंगा। हालांकि रंजन कुमार सिंह जी का अपना बहुत प्रबल व्यक्तित्व है, किंतु ये बताना मुझे लगता है कि समीचीन होगा कि वो आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के सुपुत्र हैं, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और उनकी स्मृति में वो एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन भी करते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जनभाषा सम्मान भी उनकी संस्था प्रदान करती है। तो विविध रूपों से वो हिंदी से जुड़े हुए हैं, संस्कृति, कला, फिल्म मेकिंग आदि से जुड़े हुए हैं। इग्नू के लिए उन्होंने बहुत सारे पाठ्यक्रमों पर काम किया है, उनको डिजाइन करने का काम किया है। उनके लिए हुए जो चित्र हैं वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, और आपको ये जान के खुशी होगी कि वो एक उस स्तर के फोटोग्राफर हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 2008 में उनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया था। और ये जो फोटोग्राफ्स थे, ये दिल्ली के स्मारकों पर आधारित थे। और जब हिंदी के बारे में उनके संबंध की बात करते हैं, तो वो विश्व हिंदी सम्मेलनों से जुड़े रहे हैं। आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क का जो विश्व हिंदी सम्मेलन था 8वां, उसमें वो मौजूद थे, उसकी संचालन समिति के सदस्य थे, उसमें भारतीय सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे, और मॉरिशस में भी आप मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलन में भी उपस्थित थे। तो आपका, मुझे लगता है कि हिंदी के साथ जितना गहरा जुड़ाव है, उतना ही आपका मीडिया के साथ है। लेकिन ये जो तकनीकी पक्ष है आपका, इसके बारे में कम लोग परिचित हैं कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जो एक्सेल पर आधारित है। हालांकि वो यूट्यूब चैनल जो है आपका अंग्रेजी माध्यम से आपने शुरू किया है, लेकिन आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि अब मैं उसमें धीरे धीरे अब हिंदी की तरफ भी उसको आगे लेकर के जाएंगे। तो ऐसे हमारे बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न रंजन कुमार सिंह जी का मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सिंह साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। और आपने मुझसे जिक्र किया था कि आप शुरुआत में संभवतः कोई एक फिल्म दिखाना चाहते हैं, तो जैसे आप इसको आगे ले जाना चाहें, आपका स्वागत है, और आप अब मंच आपके हवाले है। बहुत बहुत धन्यवाद बालेंदु जी। मेरी आवाज सबों तक पहुंच रही है बखूबी? जी आपकी आवाज। जी सर। सबों को मेरा मैं प्रणाम नहीं करता हूं, मैं नमस्ते कहता हूं। बालेंदु जी ने वाकई मेरा परिचय इस रूप में दे दिया है कि मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और मेरी मुश्किल भी बढ़ गई है। मेरे सामने एक बड़ी चुनौती है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं अब, और इससे पहले कि कोई और बात करूं, मैं उस परिचय को अब जोड़ना चाहूंगा आज के संदर्भ से। दरअसल
कंप्यूटर से मेरी यारी बहुत बहुत पुरानी है। साल 1985 में मैं अमेरिका गया था पहली बार, और तब मैंने किसी कंप्यूटर पर अपना हाथ साफ किया। और मुझे आज भी याद है, वह एप्पल का कंप्यूटर था जो लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर से जोड़ा हुआ था। उस पर कुछ लिखकर फिर उसे छापना कितनी खुशी की बात लगती थी, यह समझ पाना आज बहुत बहुत कठिन है। पर तब टाइप अंग्रेजी में ही संभव था, हिंदी में नहीं, भारतीय भाषाओं में भी नहीं। हाँ, कुछ लोग हिंदी के फॉन्ट्स विकसित करने में लगे हुए थे अमेरिका में, और मुझे याद है उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेन के प्रोफेसर गाफ्का का नाम। हम सब डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर जी से परिचित है। तब वह उनके साथ काम कर रहे थे हिंदी और फॉन्ट पर। मैं दोनों से मिला था, और उस समय ही हिंदी को लेकर कंप्यूटर से मेरी उम्मीदें जगने लगी। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि तब मेरी उम्र क्या रही होगी। वह ऐसी उम्र थी जब लोग अमेरिका से डिग्री लेकर लौटते हैं, और मैं लौटा था कंप्यूटर लेकर। और मेरी कठिनी से कंप्यूटर का रिश्ता आज भी किसी सौतन से कम नहीं है। या तब मैं इसलिए बता रहा हूं कि तब मान लिया जाता था कि हिंदी वाला है तो कंप्यूटर क्या जानेगा, और वाकई मैं था तो हिंदी वाला ही। यह तो शुक्र हो बालिंदु जी और उन जैसे तमाम प्रबुद्ध लोगों का, जो सूचना प्रौद्योगिकी को जिन्होंने हिंदी में सुलभ करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और आधुनिक तकनीक से हिंदी को जोड़कर भाषा का मान भी बढ़ाया है। बहरहाल वह युग था जब हिंदी वाले तो हिंदी वाले अंग्रेजी का भी कंप्यूटर से कतराते थे। वह तो भला हो राजीव गांधी का, जिन्होंने कंप्यूटर काल से भारत को जोड़ा, और एक तरफ युवाओं में कंप्यूटर सीखने की ललक पैदा हुई, तो दूसरी तरफ पान और परचून की दुकानों की तरह हर नुक्कड़ चौराहे पर कंप्यूटर सीखने और सिखाने का धंधा चालू हो गया। आज उसी का यह परिणाम है कि आईटी के अनेक वैश्विक कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं। मैं अक्सर अपने हिंदी मित्रों से कहता हूं कि भाई, कंप्यूटर की भाषा तो न हिंदी है और न अंग्रेजी। वह तो एक और शून्य के मेल से जो भाषा बनती है उसको समझता है। और अब एक पर चाहे पूरी दुनिया अपना दावा ठोक ले, और शून्य की परिकल्पना तो विशुद्ध भारतीय है। ऐसे में कोई भी कंप्यूटर अपनी मूल संरचना में आधा हिंदी वाला, तो फिर हम हिंदी वालों को इससे डरना और घबराना कहा। 90 के दशक के आरंभ तक कंप्यूटर पर काम करना थोड़ा कठिन था। कंप्यूटर को आदेश देने के लिए उसकी भाषा सीखनी पड़ती थी, जिसे हम डॉस कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और वैसे तो डॉस कई थे। मुझे याद है कि मैंने एमएस डॉस और पीसी डॉस पर काम किया है, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट का डॉस था वह, और पीसी डॉस आईबीएम का हुआ करता था। दोनों के ही आदेश अंग्रेजी में लिखे जाने पड़ते थे, और उसी समय आईबीएम ने डॉस को हिंदी में लाने का प्रयास शुरू किया था। यह वाकई एक क्रांतिकारी पहल थी।
इससे हिंदी तो सशक्त होती ही, हिंदी वालों के सामने भी अवसर के नए दरवाजे खुलते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा कि आईबीएम द्वारा विकसित हिंदी डॉश को भाषा और उपयोग दोनों की दृष्टि से परखने का काम मुझे सौंपा गया था, और यह काम हमने सफलतापूर्वक पूरा भी कर दिया। लेकिन हिंदी डॉश जारी होता उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज लेकर आ गया, और इसके साथ ही शब्द की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई डिजिटल दुनिया में। आईबीएम के लिए और खुद मेरे लिए भी, चाहे इसका असर जो भी रहा हो, पर हिंदी वाले कहीं ज्यादा सशक्त हुए। बेशक भाषा सशक्त न हुई हो, पर भाषा भाषी सशक्त हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे समझना मुश्किल नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा लिखित नहीं रही है, बल्कि श्रुत रही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान सुनकर आया, न कि लिखकर। और जहां तक लिखने की बात है, वहां तो भारत आज भी निरक्षरता से ही लड़ रहा है, पर इससे ज्ञान का प्रसार कभी रुका नहीं, ठहरा नहीं। अखबार पढ़ने वाले बेशक कम हो, पर रेडियो सुनने वालों की कमी कभी नहीं रही भारत में। और हिंदी का जिसे काउबॉय बेल्ट कहते हैं हम, वहां खास तौर पर। और इसीलिए कंप्यूटर के आदेश जब लिपि आधारित न होकर चित्रात्मक हो गए, फ्रेज ड्रिवन आइकन से फ्रेज ड्रिवन से आइकन ड्रिवन हो गए, फिर अंग्रेजी साक्षरता के कारण जो उससे बढ़त प्राप्त थी, वह समाप्त होती। और बंबईया फिल्मों ने हमें प्रतीकों को समझने की ऐसी समझदारी दे दी है कि दो कलियों को हिलता डुलता देखकर ही हम हीरो हीरोइन की मुद्रा का अनुमान लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस भूमिका के साथ हम अब निडर होकर एक्सेल सीखने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेल उसी माइक्रोसॉफ्ट की भेंट है जिसे कंप्यूटर को उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जो लिखने पढ़ने में भले ही कमजोर थे, पर सीखने और करने का मादा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। एक्सेल उसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है जिसमें एमएस वर्ड शामिल है, और माइक्रोसॉफ्ट वही है जिससे हमारे संयोजक संचालक बालिंदी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि एमएस वर्ड तक तो हम जानते हैं, और अमूमन हम सब बहुत हद तक वर्ड और कुछ हद तक पावर पॉइंट का उपयोग भी करते रहे हैं। फिर भी शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने एक्सेल का उपयोग कभी नहीं किया है। नहीं किया है क्योंकि हम जानते ही नहीं क्या है कि हम उससे कर क्या सकते हैं। नहीं किया है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वह कर क्या सकता है। तो यहीं से शुरू करते हैं कि एक्सेल हमारे किस काम का है। और जैसा कि आज की कार्यशाला के नाम से ही स्पष्ट है, कमाल का बही खाता है एक्सेल। पर बही खाता हमारे किस काम का है? बही खाता का नाम आते ही हमें तो मुनीम जी की याद हो आती है, नाक पर ऐनक डाले हुए मुनीम जी। और जैसा कि हमने फिल्मों में देखा है, या फिर हाल फिलहाल में संसद में बजट पेश करने जा रही श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को देखा है, हाथों में पोर्टफोलियो बैग या सूटकेस न लेकर
वही लाल रंग का बही खाता जो हमने दुकानों पर लक्ष्मी मैया के सामने रखा देखा है। मुनीम जी, यानी आधुनिक युग के डेटा एंट्री ऑपरेटर। पर सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग की शक्ति आंकड़ों के संग्रह मात्र में नहीं है, उसकी शक्ति है आंकड़ों के संश्लेषण और विश्लेषण की। डेटा एंट्री में नहीं बल्कि डेटा एनालिसिस में। और अब जब मैं डेटा एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है कि फिर से डर हावी हो जाए। भाई ये डेटा एनालिसिस वगैरह हमारे वश की बात कहाँ है, यही तो दिक्कत है। और अब मैं कहूं कि हम सब में डेटा एनालिस्ट बैठा हुआ है तो यह किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बाजार जाते हैं और फल वाले से लड़ पड़ते हैं कि पिछले हफ्ते तक तो सेब 125 रुपए बेच रहे थे, अब एकाएक 150 रुपए कैसे कर दिया, कैसे हो गया भाई। यही है डेटा एनालिस्ट का काम। नोएडा में तो पेट्रोल 125 रुपए का है और दिल्ली में है 100 रुपए का। आना जाना जोड़ करके भी दिल्ली में ही पेट्रोल भराना सस्ता पड़ेगा। पिछली बार वेतन वृद्धि 7.25% मिली थी, तो अब 3.5% ही क्यों है। अरे भाई जल्दी से कार खरीद लो, नहीं तो दाम फिर बढ़ जाएंगे। या फिर मैंने सारे सवाल हल कर दिए हैं, कम से कम 70% तो आ ही जाएगी। आपकी ये सारी सोच ही आपके डेटा एनालिस्ट होने का सबूत है। और गृहिणियों से बढ़िया तो डेटा एनालिस्ट कोई होता ही नहीं। बजट में चीजों के दाम बढ़े नहीं कि उनका विश्लेषण शुरू हो जाता है। ऐसा करते हैं, दूध रोज 2 किलो के बजाय 1.5 किलो ही मंगवाते हैं। चाय में थोड़ा कम ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा। बिना दूध और चीनी की कॉफी सेहत के लिए भी फायदेमंद है कि नहीं। अरे बबलू, तुमने फिर कमरे का पंखा खुला छोड़ दिया। जानते नहीं कि बिजली कितनी महंगी हो गई है। कर लो जी बात। वाकई कमाल की डेटा एनालिस्ट है गृहिणियां, और कमाल का बही खाता है इसके लिए। अगर दोनों की मुलाकात करा दी जाए तो क्या कमाल की बात होगी। तो अब एक्सेल की तरफ बढ़े आगे। मैं अब मुझे नहीं देख करके आप मेरे स्क्रीन को देखेंगे और साथ ही हम एक खेल करेंगे। खेल आप और हम मिलकर के एक खेल खेलते हैं। बलदेव जी, मैं शेयर करना चाह रहा हूं स्क्रीन। बताइएगा स्क्रीन आप तक पहुंच रहा है या नहीं। जी सिंह साहब। स्क्रीन दिखने लगा क्या। अभी नहीं, मेरे ख्याल से शेयर स्क्रीन पर आप एक बार एक सेकंड। नहीं, फिलहाल नहीं आया। हाँ, अब आने नहीं, लगा। अब आ गया ना। जी अब तो जी अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक
एक्सेल शीट खोली है और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन पर कैलकुलेटर निकाल लें और हम और आप जो खेल खेलेंगे इसको हटा दे सकता हूं ना, शेयर चालू है ना। तो खेल या खेलेंगे कि जोड़ घटाव करते हैं। मैं एक्सेल पर करता हूं और आप जो है अपने फोन के कैलकुलेटर पर करेंगे और रेफरी होंगे बालिंदु जी। बालिंदु जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और हम सबको 3-3 डिजिट की 2 संख्याएं दीजिए जिनको हम जोड़ेंगे। मैं एक्सेल पर जोड़ूंगा और तमाम मित्रों से आग्रह करूंगा कि वह अपने कैलकुलेटर पर जोड़े। तो मैं सब लोग तैयार हैं तो फिर उनको थोड़ा सा बालिंदु जी 1 मिनट का समय और देते हैं कि जिन लोगों ने जैसे हाँ जो हाँ लैपटॉप खोले बिल्कुल, आप लैपटॉप सब से लोग जुड़े हैं तैयार हो तो जाए। लैपटॉप में भी आप कैलकुलेटर खोल सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में सर्च हाँ बटन पर क्लिक करके कैल्क लिख दीजिए, CALC, तो वहां भी कैलकुलेटर आ जाएगा। तो मोबाइल में जो मित्र हमारे मोबाइल से जुड़े हैं मोबाइल पर खोल लें, और जो लैपटॉप से कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेटर पर खोल लें। आप देखिए कितनी रुचिकर एक्टिविटी होने जा रही है, और आप सबसे अपेक्षा रहेगी कि कृपया जरूर इसका आनंद लें और इसमें पार्टिसिपेट करें। कैलकुलेटर अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं, सर्च बटन में जाइए और CALC लिखना चालू करेंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा कैलकुलेटर, और मोबाइल में भी और आप लैपटॉप पर दोनों पर खोल सकते हैं, जिसमें भी आपको अनुकूल हो। जी सिंह साहब, 30 सेकंड का और समय देकर फिर शुरू करते हैं इस हाँ, अब आप तीन डिजिट का नंबर दे रहे हैं हमें, 2 नंबर। जी, तो पहला नंबर मैं देता हूं 323, 323। और थोड़ा समय इसलिए लगा रहा हूं ताकि जो मित्र अभी तक नहीं खोल पाए हो। हाँ बिल्कुल। और हम क्या योग करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं? हाँ, हम सब जो है एडिशन ही करेंगे, जोड़ योग करेंगे, करेंगे। एडिशन करेंगे जी। तो 323 मैंने एक अंक बोला है, और अब दूसरा अंक है 767, 767। 767 जी। 323, 767, ये 2 अंक हैं। मेरा कैलकुलेशन हो गया, और किन किन का हुआ यह बताएं। हमारा भी हो गया सर। 1090 1090 हो गया। 1090। यह तय है कि आप में से बहुतों ने मुझसे जल्दी किया होगा पक्का। कैलकुलेटर और एक्सेल जो है यहाँ तक बराबरी जो ये है वह काम करता है, बिल्कुल बराबरी का। अब जो काम होगा, आपने और हमने दोनों ने दो संख्याओं को जोड़ा और जोड़ करके उसका जो गणितीय ये है वह भी निकाल दिया। अब अगर जो है पहली संख्या हमारी है 323 बालिंदी जी, 323 है ना जी। पहली संख्या 323 है। अब मैं कहूं कि नहीं, ये 323 जो है वह तो गलत हो गया, यह 325 होना चाहिए था। अब आपसे फिर आग्रह करूंगा कि उतनी ही तेजी से आप, जितनी तेजी से मैंने बदल दिया, क्या आप कर पाएंगे? कोई सवाल नहीं पैदा होता। 325 को 767 मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी हाँ, मेरा स्क्रीन को मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूं, अब ज्यादा बड़े आकार में दिख रहा होगा। अब आप देखेंगे जो काम कैलकुलेटर जहां फेल है, एक्सेल वहां पर किस कदर से जो है
एडवांस हो जाता है। इस संख्या को, किसी भी संख्या को मैं बदल रहा हूं, अब इस संख्या को मैं बदल रहा हूं, एक कोई भी नई संख्या दीजिए। बालेंदु जी आप ही दीजिए नई संख्या। जी 555 555। मुझे अगली बार जोड़ना ही नहीं पड़ा, और यही है एक्सेल का कमाल, है ना। अब इस एक्सेल के कमाल को आगे हम जानेंगे और विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक्सेल को हम जानते हैं। और जिस बहुत छोटी सी फिल्म है, और मैं बेअदबी के लिए क्षमा मांगता, पहले ही मांग लूं कि वह फिल्म जो है अंग्रेजी में है, लेकिन क्योंकि वह उपलब्ध थी तो मैं उसको 3 मिनट की फिल्म है, शायद 3.5 मिनट की, उसको देख ले। उसके बाद फिर हम लोग जो है वापस आकर के बातचीत करेंगे। मैं इसको सिंह साहब, यहाँ पर जब तक आप दिखाते हैं, मैं एक बात और साझा करना चाहूंगा कि जहां हम हिंदी मीडियम समूह के जो मित्र हैं, हिंदी को हम हिंदी की हमारी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, किंतु सभी भाषाएं हमारे लिए सम्माननीय है। सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, जिनमें अंग्रेजी भी शामिल है। लेकिन हाँ, हमारा विशेष अनुराग जो है भारतीय भाषाओं के प्रति है और हिंदी के प्रति। जी बालेंदु जी यह बताएं कि फिर से मुझे जोड़ना पड़ेगा ऑडियो को, या पिछली बार जोड़ा था तो वह काम करेगा? एक बार चलाकर देख लीजिए, मेरे ख्याल से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसको ऑन करके देख लीजिए। अच्छा हाँ, अभी आवाज आई नहीं, लगता है दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा आप शेयर को एक बार स्टॉप कर देंगे और फिर दोबारा शेयर करेंगे। अच्छा, शेयर और शेयर, हाँ स्टॉप शेयर और दोबारा शेयर करेंगे। ऑडियो आप शेयर साउंड को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे नीचे शेयर साउंड मिल जाएगा, साउंड जी, क्लिक कर दीजिए। जी we do that, let us know what Excel is. Simply speaking, Excel is a worksheet. But then, what is a worksheet? Consider worksheet as a ledger and more. It lets us enter data, manipulate data, analyze data, and picturize data. An Excel document is known as the workbook, and it may contain multiple worksheets. The Excel sheet is divided into several vertical columns and horizontal rows. There are 16,384 columns and 1,048,576 rows in a worksheet. The columns in Excel begin with alphabet A and go up to XFD. The rows in Excel begin with number 1 and go up to 1,048,576. The intersections of the column and rows form the cells. Each of these cells are demarcated by a rectangular box. Each cell is identified by a unique name. The default name for a given cell is the combination of its column name and its row number. Thus, each of the cells get alphanumeric name by default. For instance, the default name of the cell that is formed by the intersection of column A and row 1 is called A1. And so, if A1 is the first cell, last cell is XFD 1048576. The maximum number of cells that a sheet can contain is a whopping 17,179,869,184.
The number of digits that a cell can hold is 15. However, if the input happens to be text, the cell may contain a maximum of 32,767 characters. The cells can also contain dates or formula. If all the cells were to be filled, it would amount to a huge data. If a single worksheet can hold so much of data, think how much more several such sheets will hold together. ये तो छोटी सी फिल्म के बाद अब हम लोग वापस आते हैं और अब एक हम लोग जरा देखें कि हम लोग वाकई कर क्या क्या सकते हैं इसमें। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस फिल्म में जो बातें आई उसी को मैं फिर से दोहरा रहा हूं ताकि इसको हम लोग और बेहतर ढंग से समझ पाए। यह ए से शुरू होता है कॉलम और आप देखिए कि एक्स एस बी आखिरी कॉलम तक होता है। अब ये जो आखिरी कॉलम होता है ये सारे कॉलम मिलाकर के आपको दिख रही है संख्या ना 16,000 जी 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 384 कॉलम, इतने सारे कॉलम। और रोज कितने? देख 10,48,576 इतने सारे रोज। सिंह साहब इतने नीचे आप पहुंचे कैसे? मतलब इतना स्क्रॉल डाउन नहीं या इन लोगों को बताया जाएगा कि पहुंचा कैसे जा सकता है जब हम लोग एप्लीकेशन पर बात कर रहे होंगे, है ना। और अभी 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 जो इससे आश्चर्यजनक तत्व है उनसे हम वाकिफ हो जाए तो ये देखिए ये है, ये कुल मिलाकर के इतने सारे आंकड़े, गजब। आप सोच करके देखें 17,98,69,184 आंकड़े एक शीट में, सिंगल शीट 1 में। और कितने शीट हो सकते हैं इसकी संख्या कहीं सीमित नहीं हुई है इस फिल्म में। बालिंदी जी मैं गलत तो नहीं हूं? शीट्स की संख्या जो है असीमित है। तो आप सोचिए कि कितने आंकड़े जो है हम इसमें ला सकते हैं। एक वर्कशीट में अगर अरबों हैं, और अरब भी नहीं अरबों आंकड़े हो सकते हैं, संख्याएं हो सकती है। और ये संख्या जो है आंकड़े जब मैं कह रहा हूं तो केवल संख्या नहीं है, वह टेक्स्ट भी है, पाठ भी है, वह दिनांक भी है और वह कैलकुलेशन या फॉर्मूला भी है। सब का सब उसमें शामिल है। तो यह कुछ आश्चर्यजनक तथ्य देखने के बाद हम देखते हैं कि हम उसमें अब कर क्या सकते हैं। एक और छोटा सा खोलता हूं आप सबों के लिए, ये देखिए ये तैयार सा है मामला। इसमें डेटा भरा हुआ है और इस डेटा के आधार पर आप जो है आप देखेंगे स्टूडेंट हेल्पलाइन, स्मार्ट हेल्पलाइन, आउटबाउंड कॉल,
हर 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 आंकड़ों का एक ग्राफिक भी आप से आप यह तैयार कर ले सकता है। इन सब पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे कर रहे हैं। पहले कम से कम हम समझ ले। बालेंदु जी, मेरी कोशिश रहती है यह कैसे होगा यह जानना बड़ा आसान हो जाता है जब हम यह जान ले कि क्या क्या हो सकता है। जहां यह पता हो गया कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद तो एप्लीकेशन खुद सिखाने लगता है कि कैसे हो सकता है। और वेब पर तो दुनिया भर के हेल्प टॉपिक है ही। तो पहला यह जो हम लोगों का है, उसमें मैं चाहता हूं कि हम लोग जाने कि कितनी संभावनाएं, असीमित संभावनाएं एक्सेल में हमको दे रखी हैं उपयोग करने के लिए। और इस उपयोग को कैसे उपयोग करेंगे यह हम फिर आगे जरूर चर्चा करेंगे। तो यह डेटा आया, इसको रुकिए मैं लेकर के आता हूं यही, इस ये मैं लेके आता हूं यहां, ताकि आपको कुछ और मजेदार ढंग से दिखा सके कि क्या। अब आप देखेंगे ये जो है पूरा स्क्रीन, इस ऐसे कर देंगे तो पूरा स्क्रीन आ गया। अब ये जो चार्ट है इस डेटा को लेकर के बनाया गया है। अब मान लीजिए कि इस डेटा को हमने यहाँ पर 7400 है, उसको हमने 9000 कर दिया। अब आप देखिए कि किस कदर से एक सोचा कि यहां बदलते के साथ संख्या किस तरह से हमारा ग्राफिक आप से आप बदल जाता है। अब यहां देखिए इस संख्या को भी मैं बदल रहा हूं। यह है कमाल कि आपको जो है हर बार जाकर के यह नहीं बनाना है, आप केवल यहां संख्या बदलेंगे और आप से आप बाकी सब कुछ हो जाएगा। यह है एक्सेल का कमाल। अब इसको मैं बंद कर रहा हूं और इसको बंद करके एक नया ये खोलता हूं। इनवॉइस सिस्टम। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि इस एक इनवॉइस सिस्टम में क्या क्या कुछ है। यह सब पहले से एंट्री हो पड़ी है। यहां पर आपको लिखना है, मैंने पारिजात ही लिख दिया। पता लिख दिया। डेट है, बाकी सब कुछ है। अब यहां पर मैंने शुरू किया। आप देखेंगे कि मैंने इसको नहीं लिखा और यहां पर मैंने अपनी एक किताब का नाम लिखा, तो सूर्या। उसकी कीमत लिख दी 1, आ गया। आपसे आप आ गया। अब यहां आए, मैंने 2 नहीं लिखा, मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी। सीरियल नंबर आपसे आप आ गया। दाम लिखा, संख्या लिखी, आपसे आप आ गया। सरहद 120, 10 कॉपियां, आपसे आप आ गया और साथ में टोटल भी होता रहा। देख रहे हैं
मुझे कुछ भी नहीं करना है, यह सब जो है एक्सेल ऑटोमेटेड ढंग से कर रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखें कि इसमें न तो फर्म का नाम लिखा है, न लोगो है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। लेकिन अब इसको, इस बटन को मैं दाबता हूं तो अब जो दिखाई देता है उसमें लोगो भी है, पता भी है, सिग्नेचर भी है, सारे कुछ यहां पर आपको मिल रहे हैं कि सब कुछ है। कैसे करेंगे ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक चीज आप और देखिए, इसको हमने सेव कर दिया, अब वह सेव कर रहा है। सेव करके अब हम देखेंगे लेजर में उसने अंकित कर दिया है यह इनवॉइस आज के डेट में पारिजात को फुल अमाउंट इतना, और इनवॉइस पूरा का पूरा फिर से काम करने के लिए तैयार हो गया है। फिर से मैंने लिखा, और यह जो है सिलसिला चलता रहेगा। आप देखें कि हर कुछ ऑटोमेटेड है, यह है एक्सेल का कमाल। तो अब इसको भी बंद करता हूं। अब एक तीसरी चीज को मैं खोजता हूं जिसकी बात मैं कर रहा था, और आगे बालिंदु जी आज तो शायद समय ना हो, लेकिन आगे कभी हम लोग जो है एक बजट बनाना सीखें, घरेलू बजट कैसे बनाए, इस पर एक अलग कार्यशाला रखिए, और मैं जो है विस्तार से कैसे किया जाए यह बताने की कोशिश करूंगा अपने तमाम मित्रों को। तो हम यह देखिए कि यह जो है एक घरेलू बजट, इस घरेलू बजट में मेरे सारे बिल अंकित हैं। इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना पेमेंट किया, टोटल इतना टेलीकॉम पर, बिजली पर इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना पेमेंट किया, टोटल इतना। और एक चीज और आप गौर करें, इतने बार पेमेंट में सबसे ज्यादा पेमेंट कब किया हमने, तो ये इस तारीख को इतने, यह आपसे आप जो है वह हाईलाइटेड हो जाएगा। आपसे आप, यह मैं दिखाऊंगा कि वाकई अगर फिगर चेंज होगा, मान लीजिए ये 1 रुपया है, अब इस 1 रुपये को मैं जो है 4000 कर दूं, तो यह हाईलाइट अब 4000 हो गया, वहां का हाईलाइट आपसे आप चला गया, मैंने कुछ भी नहीं किया अलग से। अब आप देखें कि अब यह संख्या को अगर कम कर दिया जाए, तो अब यह संख्या सबसे बड़ी संख्या है, तो यह हाईलाइटेड हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। मेरी कोशिश आज सिर्फ और सिर्फ यह रही है कि आप समझ सके कि कितनी असीम संभावनाएं हैं एक्सेल में, उनका क्या उपयोग आप सोच सकते हैं या मुझे आप बताएंगे, और जो उपयोग आप सोच करके सम्मिलित रूप से मुझे बताएंगे, अगली कार्यशाला उसी पर होगी। ठीक है जी जी सिंह साहब। तो एक तो जैसे विभागीय हमारा जो खर्च होता है, जैसे विभागीय बजट है, मान लीजिए मैं किसी एक विभाग में हूँ और उसका एक बजट मेरे पास आया, और साल भर में हम उसको कैसे धीरे धीरे खर्च करते हैं और क्या क्या गतिविधियां करते हैं, एक तो वो हो सकता है मेरे ख्याल से लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, हमारे साथियों के लिए, क्योंकि ये अक्सर विभाग का एक बजट होता है, पत्रिकाएं छपती हैं, कई बार इवेंट्स होती हैं, कार्यक्रम कार्यशालाएं आदि होती है, वक्ताओं को बुलाया जाता है, तो कैसे बजट की प्लानिंग करें साल भर की, मेरे ख्याल से एक विषय तो ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो आपने घर का बजट बताया वो भी बहुत उपयोगी है, कि जो घर का कैसे आप खर्चों का हिसाब किताब रख रहे हैं, ताकि आपको ये, हाँ, क्योंकि वह हर घर के लिए उपयोगी हो सकता है।
आज के समृद्ध सत्र के लिए सिंह साहब आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद, और हमारे सभी मित्रों के लिए, क्योंकि आप सभी मित्रों के आने से ये कार्यक्रम सार्थक होता है और एक मोटिवेशन मिलता है, हम सबको प्रेरणा मिलती है। तो आप सबका भी पुनः आभार, और पुनः आपको अगले कार्यक्रम के लिए, अगले सप्ताह के लिए अग्रिम आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसके साथ ही हम आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।